नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिता तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस मैरी कॉलेज से हूँ। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में काव्य प्रयोजन विषय पर बात करेंगे। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका कोई न कोई लक्ष्य होता है, कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई प्रयोजन होता है। काव्य प्रयोजन से तात्पर्य है काव्य का लक्ष्य या उद्देश्य, अर्थात कवि जो काव्य रचना कर रहा है उसका क्या उद्देश्य है। कवि जो भी रचना लिखता है उसमें कविता का एक उपदेश होता है, उसमें कोई न कोई संदेश होता है और कवि जिस भी भाव से प्रेरित होकर काव्य रचना करता है वही उद्देश्य या काव्य का प्रयोजन कहलाता है। प्रत्येक कवि का प्रयोजन भिन्न होता है। किसी की रचना का उद्देश्य धन और यश प्राप्त करना है और कोई स्वांतः सुखाय या सर्वजन हिताय काव्य रचना करता है। जैसे आदिकाल और रीतिकाल के कवियों का उद्देश्य, उनका प्रयोजन धन और यश की प्राप्ति था। भक्ति काल के जो कवि आए उन्होंने सर्वजन हिताय और स्वांतः सुखाय काव्य रचना लिखी। तुलसीदास का प्रयोजन था कि वे सर्वजन हिताय काव्य रचना लिखे। तो आधुनिक काल में लोक मंगल की भावना को प्रयोजन माना गया। तो जितने भी कवि हैं हर काल के सबका प्रयोजन भिन्न रहा है। पाश्चात्य और भारतीय सभी विद्वानों, विचारकों, कवियों ने काव्य प्रयोजन पर अपनी अपनी दृष्टि से विचार किया है। आज हम पाश्चात्य विचारकों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में क्या कहा है इस पर विचार करेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में काव्य प्रयोजन पर दो दृष्टियों से विचार किया गया। कला कला के लिए, कला जीवन के लिए। प्लेटो से लेके I.A. रिचर्ड्स और अन्य विचारकों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्लेटो का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे दार्शनिक, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। प्लेटो एक ओर जहां आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर वे नागरिकों को शिक्षित भी करना चाहते थे, उन्हें नैतिक मूल्य भी प्रदान करना चाहते थे। प्लेटो का कहना था कि कविता का महत्व तभी है जब वह राज्य और मानव दोनों के लिए शुभ हो। काव्य का उद्देश्य लोक मंगल की भावना होना चाहिए और प्लेटो ने लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य माना। काव्य प्रयोजन के संबंध में प्लेटो ने कहा, मानव प्रकृति में जो महान और शुभ है, नैतिक और न्यायपरायण है, उसका उद्घाटन ही कवि कर्म का अभीष्ट होना चाहिए। अर्थात जो कविता है वह समाज के लिए कल्याणकारी होनी चाहिए। प्लेटो का कहना था कि काव्य नैतिक और धार्मिक होना चाहिए, वह समाज के लिए कल्याणकारी हो। अतः प्लेटो के अनुसार लोक मंगल की भावना ही काव्य का प्रयोजन है। प्लेटो के बाद अरस्तु आते हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और अरस्तु ने काव्य के दो प्रयोजन माने, शिक्षा या ज्ञानार्जन और दूसरा आनंद। अर्थात अरस्तु के अनुसार जो कला है उसका विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, वह अनैतिक नहीं हो सकता। अरस्तु का कहना यह था कि जो कला है उसका प्रयोजन आनंद प्रदान करना है। अरस्तु का कथन है, इसका कारण यह है कि ज्ञान के अर्जन से अत्यंत प्रबल आनंद प्राप्त होता है, केवल दार्शनिकों को ही नहीं, सामान्य व्यक्ति को भी। अतः किसी प्रतिकृति को देखकर मनुष्य के आह्लादित होने का कारण यह है कि उसका भावन करने में वह कुछ ज्ञान प्राप्त करता है या निष्कर्ष ग्रहण करता है। तो अरस्तु ने कहा कि जो काव्य का प्रयोजन है वह आनंद प्रदान करना है और काव्य का यह आनंद न कोरा इंद्रिय आनंद है, न बौद्धिक आनंद है,
न सामान्य आनंद है न आध्यात्मिक आनंद है। यह तो अनुकरण जन्य प्रतिभिज्ञान का आनंद है। अब अरस्तु ने कहा था कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है और प्रकृति सत्य का अनुकरण है। तो जो सत्य का अनुकरण होने के बाद जो सत्य का आनंद प्राप्त होता है ज्ञान से, काव्य से, वह इतना अलौकिक और अद्भुत होता है कि वह कल्याणकारी होता है। तो अरस्तु के कहने का अर्थ यह है कि जो काव्य का प्रयोजन है वह आनंद की प्राप्ति है। अरस्तु के बाद होरस ने आनंद और लोक कल्याण दोनों को काव्य का प्रयोजन माना है। होरस के ने दोनों ही शब्दों को महत्व दिया, आनंद को भी और लोक कल्याण को भी, क्योंकि कविता केवल आनंद की प्राप्ति का साधन नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि कविता केवल आनंद प्रदान करने वाली हुई तो वह भी विलास की वस्तु हुई। इसलिए जो कविता का उद्देश्य है, कविता का जो प्रयोजन है, वह मुख्य रूप से समाज का कल्याण होना चाहिए। तो इसीलिए होरस ने आनंद और लोक कल्याण दोनों को ही काव्य का प्रयोजन माना। मैथ्यू आर्नल्ड का काव्य के प्रति भिन्न दृष्टिकोण है। वे कला को जीवन के लिए मानते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड का उदय रोमांटिक युग की समाप्ति और विक्टोरिया युग के चरम वैभव काल में हुआ। यह वह समय था जब एक ओर नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा था और दूसरी ओर औद्योगिक चेतना का विकास हो रहा था। इस दौर में मैथ्यू आर्नल्ड ने काव्य का प्रयोजन देते हुए कहा कि कविता का प्रयोजन जीवन की आलोचना है। यहाँ पर जीवन की आलोचना का अर्थ जीवन का समग्र अंकन है, क्योंकि कविता समाज से जुड़ी होती है, सामाजिक जीवन का उसमें चित्रण होता है। तो जो जीवन है उसका समग्र अंकन ही काव्य है। मैथ्यू आर्नल्ड का कहना था कि जीवन में नैतिक विचारों का होना बहुत आवश्यक है। जिस कविता में नैतिक विचार न हो वह कविता श्रेष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि जो कविता है वह समाज के लिए लिखी जाती है और समाज का आचरण कैसा हो, शुद्ध हो, नीतिपरक हो, मूल्यों से आधारित हो, तभी कविता की सार्थकता है। तो नैतिकता की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल और मैथ्यू आर्नल्ड के विचारों में गहरी समानता दिखाई देती है, क्योंकि दोनों ने ही कविता को नैतिकता से जोड़ा है। वह समाज के लिए तभी कल्याणकारी होगी जब उसमें नैतिक मूल्य होंगे, क्योंकि साहित्य हमें आचरण सिखाता है और जब मनुष्य का आचरण नैतिक मूल्यों पर आधारित होगा तभी एक स्वस्थ समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के बाद आई.ए. रिचर्ड्स ने काव्य की उपयोगिता को जीवन मूल्यों से जोड़ा। रिचर्ड्स ने वैज्ञानिक पद्धति से काव्य की व्याख्या की। रिचर्ड्स ने कला के लिए सिद्धांत को ना मानकर काव्य के लिए नैतिकता को आवश्यक माना। तो रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का प्रयोजन है मानवीय मनोवेगों में सामंजस्य और संतुलित स्थापित करना। अर्थात उनके अनुसार काव्य में मूल्यों और नैतिकता का होना आवश्यक है। कविता हमें आनंद तो प्रदान करती है, परंतु केवल आनंद उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आनंद प्रदान करने के साथ ही मनुष्य के भावों का परिष्कार करना काव्य का प्रयोजन है। कविता ऐसी हो जो मनुष्य में सद्प्रवृत्तियों का विकास करे, क्योंकि मनुष्य में दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, सात्विक प्रवृत्तियां भी हैं और पाश्विक भी हैं। तो यदि मनुष्य में सात्विक प्रवृत्तियां हैं तो वह सुर है और पाश्विक प्रवृत्तियां हैं तो वह असुर है। तो जो कविता का लक्ष्य है वह मनुष्य को सद्प्रवृत्तियों का विकास करना है, वह उसे सही आचरण सिखाए, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास करे, तभी वह काव्य है। और काव्य का प्रयोजन यही है कि वह नैतिकता का विकास करे। लॉन्जाइन्स ने काव्य प्रयोजन के संबंध में अपने पूर्ववर्ती विचारकों से भिन्न विचार व्यक्त किया।
लॉन्जाइन्स का कहना है कि काव्य का मुख्य प्रयोजन आनंद प्रदान करना है। लॉन्जाइन्स ने कविता में उदात्त तत्व को महत्व दिया। लॉन्जाइन्स की दृष्टि में उदात्तता से तात्पर्य मानव जीवन की विराटता से है, महान सृजन और महान आत्मा की प्रतिध्वनि से है। तो इसीलिए लॉन्जाइन्स ने रीतिवादी चमत्कारवादी प्रयोजन का खंडन करते हुए लोक मंगल की भावना पर बल दिया कि जो कविता है उसमें केवल चमत्कार ही नहीं होना चाहिए, चमत्कार के साथ ही उसमें लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए, लोक मंगल की भावना होनी चाहिए। काव्य प्रयोजन के संबंध में लॉन्जाइन्स ने कहा, महान काव्य वही है जो सभी कालों में आनंद प्रदान करे और जिसे समय पुराना न कर सके, वह नूतन प्रतीत होता रहे। इस प्रकार आनंद या आत्मातिक्रमण ही साहित्य का प्रधान प्रयोजन है। अब लॉन्जाइन्स जिस प्रयोजन की बात करते हैं उसमें कहते हैं कि कविता आनंद तो प्रदान करे परंतु समय उसे पुराना न कर सके। तो जो रचना कालजयी होती है वही हमें आनंद प्रदान करती है। जैसे रामचरितमानस, तुलसीदास का रामचरितमानस है, हम उसे जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नया अर्थ हमें दिखाई देता है। कबीर के दोहे उस समय भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं। तो जो यह कविता है, जो कालजयी कविता है, जो नैतिक मूल्यों पर आधारित कविता है, उसका उद्देश्य आनंद प्रदान करने के साथ ही मूल्य भी प्रदान करना होता है। और लॉन्जाइन्स की दृष्टि में यही काव्य का प्रयोजन है कि कविता ऐसी ही हो जो युगों युगों तक नई प्रतीत हो, आनंद प्रदान करे और समाज का कल्याण करे। ड्राइडन ने आनंद और शिक्षा दोनों को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। वो कहते हैं कि आनंद और शिक्षा को ही साहित्य का मुख्य प्रयोजन माना जाना चाहिए। अर्थात काव्य का प्रयोजन शिक्षा देना तो है ही, परंतु उसका तरीका मधुर होना चाहिए कि वो हो कविता काव्य को में आनंद तो प्रदान करे, कविता को पढ़ने से हमें आनंद तो मिले, पर साथ ही वह कविता समाज को प्रेरणा भी दे, मूल्य भी प्रदान करे, क्योंकि बिना मूल्यों के जीवन निरर्थक है। किसी भी समाज की सार्थकता तभी है जब वहाँ के जीवन मूल्यों के आधार पर जिया जाए, नहीं तो वह मानवीय समाज नहीं कहलाएगा। तो ड्राइडन के अनुसार आनंद और शिक्षा दोनों ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। उनके अनुसार काव्य ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य के भावों को उद्वेलित करे और उनका परिष्कार भी करे। तो कहीं न कहीं ड्राइडन भी स्वांतः सुखाय और परिजन हिताय को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं कि काव्य की जो रचना है वह इसी उद्देश्य से लिखी जाती है कि वह हमें भी सुख प्रदान करे और सबका कल्याण करे। यही ड्राइडन के अनुसार काव्य का प्रयोजन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य में सत्य और सौंदर्य और आनंद दोनों को महत्व दिया। आनंद के साथ ही वर्ड्सवर्थ ने काव्य में उपयोगितावादी पक्ष का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कविता की सार्थकता तभी है जब वह पाठक के हृदय को प्रभावित करे, उसे उसके कर्तव्य का बोध कराए और उसमें सद्प्रवृत्तियों का विकास करे। अतः वर्ड्सवर्थ की दृष्टि में नीति और आनंद दोनों ही काव्य का प्रयोजन है। तो नीति और आनंद, जैसे जो कविता है वह नीति परक भी होनी चाहिए। कविता हमें आनंद प्रदान करने के लिए लिखी जाती है, लेकिन उसका उद्देश्य जैसे लोक मंगल है, लोक कल्याण है, वैसे उसमें नीति परक उपदेश भी होनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य को उसके कर्तव्य का बोध कराती है। बिहारी राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे और जब राजा जयसिंह कर्तव्य बोध को भुलाकर भोग विलास में लिप्त हो गए
तो बिहारी ने राजा जयसिंह को उनका कर्तव्य बोध याद दिलाने के लिए दोहा लिखा। उन्होंने कहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। तो यहाँ पर उस राजा को उसके राज्य का कर्तव्य बोध दिलाने का काम कविता ने किया। तो काव्य का प्रयोजन एक ओर से आनंद के साथ ही उसको नीति भी प्रदान करना है, शिक्षा भी प्रदान करना है कि ऐसा ना हो कि मनुष्य केवल आनंद में खोया रहे और अपने कर्तव्य को भूल जाए। तो जो कविता है उसका जो लक्ष्य है, जो आनंद प्रयोजन है, वह नीति के साथ ही आनंद दोनों ही काव्य के प्रयोजन हैं। आधुनिक युग में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने भी काव्य प्रयोजन से संबंधित विचार व्यक्त किए हैं। इन मनोवैज्ञानिकों में फ्रायड, एडलर और यूंग का नाम महत्वपूर्ण है। सबसे पहले फ्रायड ने कहा कि जो कविता है वह काम वासना पर आधारित होती है। उन्होंने मनुष्य की सभी क्रियाओं के लिए काम वासना को माना है कि जो मनुष्य की सभी क्रियाएं हैं वे काम वासना पर आधारित होती हैं, ऐसा फ्रायड का कहना है। अतः जो मानव मन की विकृतियों को मुक्ति दिलाए वही साहित्य का प्रयोजन है। अब फ्रायड का कहना था कि जो मनुष्य की काम वासना है, जो अभुक्त काम वासना है, जब वह पूरी नहीं हो पाती तो वह मनुष्य के मन में कुंठा का रूप धारण कर लेती है, और जब अनुकूल अवसर आता है तो वही काम वासना साहित्य के रूप में प्रकट हो जाती है। तो इनके अनुसार जो साहित्य का प्रयोजन है वह मानव मन को विकृतियों से मुक्ति दिलाना है। तो काव्य के प्रयोजन के संबंध में फ्रायड ने कहा कि साहित्य कला सृजन की मूल प्रेरणा भी कवि की दमित काम वासना का ही परिणाम है। तो जैसा वो कहते हैं कि हर कार्य के पीछे मनुष्य की अभुक्त काम वासनाएं होती हैं, तो उन अभुक्त विकृतियों से, जो मन की विकृतियां हैं, जो कुंठाएं हैं, उनसे मुक्ति दिलाना ही साहित्य का प्रयोजन है। एडलर फ्रायड के शिष्य थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण फ्रायड से अलग है। एडलर ने हीनता की क्षतिपूर्ति को साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा माना है। एडलर कहते हैं कि जब व्यक्ति की मनोकामनाएं अभाव के कारण पूरी नहीं हो पाती हैं तो उसके मन में वे कुंठा बन जाती हैं, और ऐसे में व्यक्ति उन्हीं अपूर्ण भावनाओं को पूर्णता में बदलने के लिए साहित्य का सृजन करता है। अर्थात जो कविता है वह उसके मन की जो भावनाएं पूरी नहीं हो पाई उनको पूर्ण करने का कारण है, प्रयोजन है। तो साहित्य, एडलर के अनुसार जो साहित्य का प्रयोजन है वह मनुष्य की हीनता की अपूर्ण भावनाओं की पूर्ति है। युग ने काम वासना के साथ ही प्रभुत्व कामना को भी काव्य का प्रयोजन माना है। युग के अनुसार आत्मरक्षा और प्रभुत्व कामना दोनों ही सशक्त प्रवृत्तियां हैं जो मानव के सभी क्रियाकलापों की प्रेरक शक्ति होती हैं। अब इन्होंने दोनों से अलग बात कही कि आत्मरक्षा और प्रभुत्व कामना दोनों ही ऐसी शक्तियां हैं जो काव्य का प्रयोजन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत आचार्यों, हिंदी कवियों और आलोचकों और पाश्चात्य विचारकों के मतों के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि जो साहित्य की मूल प्रेरणा है वह आनंद है। संस्कृत आचार्यों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना। आदिकाल और रीतिकालीन कवियों ने धन और यश को प्राप्त करना काव्य का प्रयोजन माना। तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय सर्वजन हिताय काव्य का प्रयोजन माना। परंतु हम देखते हैं कि सभी आचार्यों ने आनंद के साथ लोक मंगल की भावना को भी काव्य का प्रयोजन माना है कि जो साहित्य की मूल प्रेरणा है वह उदात्त भावों की अभिव्यक्ति कर आनंद प्रदान करना है। उदात्त भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति से ही
काव्य में सत्यम, शिवम और सुंदरम की अभिव्यक्ति स्वाभाविक है। जो उदात्त भाव हैं उनमें लोकहित समाहित रहता है और वास्तव में कला का प्रयोजन लोक मंगल की भावना है। लोक मंगल का अर्थ है मानवीयता का विकास, समाज का कल्याण। कहने का अर्थ यह है कि लोक कल्याण ही साहित्य का उद्देश्य है। वह कविता जिससे समाज का कल्याण हो, जो मानव में भावों का परिष्कार करे, जो मानव में मानवीयता का विकास करे, वही साहित्य है। और सत्यम, शिवम, सुंदरम की अभिव्यक्ति ही साहित्य का प्रयोजन है। धन्यवाद।